perhaps the most obvious and technically complicated feature of all the living organism is this ability to sense their surroundings or environment and respond to these environmental stimuli which could be physical, chemical और biological। क्या बोलना चाह रहा है ये कि जो मोस्ट ऑब्वियस होता है और टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर होता है ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कि यही होता है कि वो एबिलिटी कर सके, है ना, सेंस कर सके अपने सराउंडिंग को, है ना, और फिर एनवायरनमेंट को जो एक स्टिमुलाई दे रहा है उसको रिस्पॉन्स दे सके, है ना। रिस्पॉन्स किसी प्रकार का भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है और बायोलॉजिकल भी हो सकता है। हम जैसे कि एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं, हम जो इंसान को सेंस करते हैं, तो हमारे बॉडी के पास ना सेंस ऑर्गन्स होते हैं। तो जैसे कि सुनने के लिए कान है, देखने के लिए आँख है, सूंघने के लिए नाक है ना? तो प्लांट कैसे रिस्पॉन्स करता होगा? प्लांट जो है रिस्पॉन्ड करता है एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे लाइट हो गया, वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया और अदर ऑर्गेनिज्म हो गया। जी पोल्यूटेंट्स हो गया। ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम व्हिच द प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स, हम इंसान हो गए, हम सेंस करते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं टू एनवायरमेंटल क्यूज। फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल पीरियड, है ना। फोटो पीरियड एक ऐसा चीज होता है जो कि अफेक्ट करता है, फोटो पीरियड अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन को सीजनल पीरियड्स में, ठीक है। जैसे कि बोथ प्लांट्स और एनिमल्स, है ना, कुछ जो होते हैं प्लांट और एनिमल जो स्पेसिफिक सीजन्स में अपना ब्रीड करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल एंटरिंग देयर बॉडीज, है ना। सारे ऑर्गेनिज्म जो है हैंडल करते हैं केमिकल्स को एंटरिंग देयर बॉडीज, ठीक है। देखो तुम टेंशन मत लो, जो इम्पोर्टेंट होगा ना मैं तुमको बताऊंगा कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है। अभी कुछ इम्पोर्टेंट से आया नहीं है, ठीक है। मेरा काम तुम सब बताना, तो मैं बता रहा हूँ। मगर जो होगा ना कि हाँ ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ये बोर्ड्स में आ सकता है, ये भी नीट में आ सकता है, तो जरूर जरूर बताऊंगा मैं, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग, सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो अवेयर रहते हैं अपने सराउंडिंग को लेके। ह्यूमन बीइंग जो है वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, है ना, वो खुद खुद का भी अवेयर रहता है, उसे खुद का सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। अब देखो कॉन्शियसनेस जो है ना, कॉन्शियसनेस जो है वो एक हो जाएगा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को लेके या फिर सराउंडिंग को लेके कॉन्शियस है, उसको हम बोल सकते हैं कि हाँ ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। when it comes to human beings, है ना, it is all the more difficult to define the living state, है ना। हम जब एक एनिमल्स में आते हैं, नॉर्मल जो आते हैं उसमें तो अपन बोल सकते हैं कि हाँ ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, ये मर गया। मगर एक लिविंग एक ह्यूमन बीइंग में आए हम बहुत सारा हो जाता है कॉम्प्लिकेशन। कैसे होगा देखो, हम पेशेंट देखते हैं जो कि कोमा में रहता है ना, कोमा रहता है, हॉस्पिटल में कोमा में रहता है। तो वर्चुअली जो है वो देखते हैं वो डेड है, उसका पूरा डेड है बॉडी, लेकिन वो कोमा में है ना। वो मशीन्स के भरोसे रहता है, मशीन उसको चला रही होती है, जो उसके हार्ट को रिप्लेस कर दिया जाता है, लंग्स को रिप्लेस कर दिया जाता है। पेशेंट जो है अदरवाइज ब्रेन डेड है ना। द पेशेंट हैज नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, है ना, सेल्फ कॉन्शियस नहीं है। तो अब हम पढ़े थे ऊपर कि इस कॉन्शियसनेस जो होता है वो एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग बताता है। अब यहाँ तो ह्यूमन बीइंग है जो कोमा में है, जो मशीन के द्वारा जीवित है अभी तक, जो कि खुद के पास उसका सेल्फ कॉन्शियस नहीं है, तो क्या वो लिविंग नहीं है, क्या वो नॉन लिविंग है? वही बोल रहा है, आर सच पेशेंट हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ लिविंग और नॉन लिविंग। इस चीज को पढ़ने के लिए अपन आगे पढ़ेंगे। इन हायर क्लासेस यू विल नो कम टू नो दैट ऑल लिविंग फेनोमेनन आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शन, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कंसिस्टेंट सेल बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग द कंसिस्टेंट सेल। ये क्या बोल रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि हम हायर क्लासेस में हमको पता चलेगा कि जो ऑल द लिविंग फेनोमेनन हो रहा है वो इंटरेक्शन के कारण हो रहा है, ठीक है। टिश्यू का जो प्रॉपर्टी होता है वो एक सेल में प्रेजेंट नहीं रहता है, वो अराइज होता है, वो निकलता है जब एक सेल दूसरे सेल के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है। सिमिलरली प्रॉपर्टी जो होता है सेलुलर ऑर्गेनेल का, है ना, ऑर्गेनेल का ऑर्गेनेल में क्या मतलब होता है, जैसे कि राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, है ना, लाइसोसोम हो गया, ठीक है, डीएनए वी ये सब आते हैं सेलुलर ऑर्गेनेल्स में आते हैं। ये सब भी प्रॉपर्टी जो है प्रेजेंट नहीं रहता मॉलिक्यूलर इन द मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ऑर्गेनेल, मगर ये अराइज होता है, ये पैदा होता है जब ऑर्गेनेल्स जो है वो इंटरेक्ट करते हैं अमंग मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स कंप्राइजिंग द ऑर्गेनेल, ठीक है। ऑर्गेनेल के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स होते हैं, वो साथ में जब इंटरेक्ट करते हैं तब वो क्या बोलते हैं, कंप्राइज करते हैं। दिस इंटरेक्शन रिजल्ट इन द इमर्जेंट प्रॉपर्टी एट अ हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। दिस phenomenon is true in the hierarchy of organization complexity of all level। हटाओ, therefore we can say that living organisms are self replicating, है ना।
तो हम इससे बोल सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग हो सकते हैं, इवॉल्व कर रहे हैं, इवॉल्विंग हो सकते हैं और सेल्फ रेगुलेटिंग हो सकते हैं, इंटैक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली। ठीक है, बायोलॉजी जो है ना सब्जेक्ट, वो बताता है स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, है ना, कि एक अर्थ में एक इंसान भी नहीं बोलूंगा, एक जीवन एक आया, तो कैसे आया, है ना। तो बायोलॉजी जो है कैसे बताता है, स्टोरी बताता है लाइफ का। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, है ना। जैसे बोलते हैं हम पहले बंदर थे, बंदर से हम इंसान कैसे बने, वो हमको बायोलॉजी बताता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये सब कहीं ना कहीं लिंक है एक दूसरे से, बाय द शेयरिंग ऑफ द कॉमन जेनेटिक मटेरियल, है ना। जेनेटिक मटेरियल सेम है, बस हम लोग क्या बोलते हैं, इवॉल्व कर रहे हैं। तो हम वायरस डिग्री डिग्री के हिसाब से हम इवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, है ना। लिविंग वर्ल्ड में कैसे कैसे डाइवर्सिटी है। इफ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ना तुम बहुत सारे प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखोगे। बीट potted plants, है ना, इंसेक्ट, बर्ड्स, योर पेट्स और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स, बहुत सारा डाइवर्सिटी दिखेगा। देयर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन नॉट सी, तुमको देख नहीं सकते। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया अपन क्या देख सकते हैं, नहीं देख सकते, वो तो है ना। तो दैट यू कैन नॉट सी विथ योर नेकेड आई, बट दे आर ऑल अराउंड यू, है ना। इफ यू वर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक द ऑब्जर्वेशन इन रेंज एंड द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू सी वुड इंक्रीज। इसके बाद ये बोल रहा है कि तुम जैसे कि तुम सिर्फ घर तक देख रहे हो, घर तक देख रहे हो, तो घर में तुम्हें कुछ ही लाइक मिलेंगे ऑर्गेनिज्म। तुम जब अपने घर के बाहर जाओगे, अपने सोसाइटी को देखोगे, तो तुम्हें तो और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म मिलना चालू हो जाएंगे। इसलिए ये बोलना चाह रहा है कि अगर तुम अपने एरिया को इंक्रीज करोगे, है ना, तुम्हें बहुत सारे प्रकार का ऑर्गेनिज्म देखने को मिल सकता है। ऑब्वियसली इफ यू वर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट, अगर तुम एक डेंस फॉरेस्ट में घुस के जा रहे हो, जैसे कि हमारा अमेजोन फॉरेस्ट हो गया, है ना, यू वुड प्रोबेबली सी अ मच greater and kind of living organism in it. It's different kind of plant, animal और organism that you see, ठीक है। represent a species, ये बोलना चाह रहा है कि तुम अगर डेंस फॉरेस्ट में जाओगे, जैसे डेंस फॉरेस्ट हो गया, एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गया, है ना, तो वहाँ पे तुम्हें बहुत प्रकार का लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेगा। और वो हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक स्पीसीज को डिनोट कर रहा है। उसमें या तो प्लांट हो सकता है, या फिर एनिमल हो सकता है, या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, ठीक है। वो एक रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीसीज को, ठीक है। स्पीसीज क्या होता है, स्पीसीज होता है सबसे माइन्यूट जो होता है ना, माइन्यूट जो किंगडम, है ना, किंगडम डिवीजन, वैसे स्पीसीज सबसे एंड में आता है, ठीक है। स्पीसीज मतलब वो एक पर्टिकुलर स्पीसीज है, उसके नीचे कोई नहीं आता, उसके अंदर कोई नहीं आता। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन आर डिस्क्राइब रेंज बिटवीन, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूजली 1.7 से 1.8 बिलियन, ये जो है नीट में आता है कि हमारे जो धरती में हमारे कितने नंबर ऑफ स्पीसीज जो है वो आ चुके हैं, ठीक है। This refers to biodiversity or the number and type of organism present on Earth. We should remember here that as we explore new area and even old ones, new organisms are continuously being identified. हम अगर नया नया एरिया खोज करते हैं, नया एरिया एक्सप्लोर करते हैं, और या फिर जो पुराने गए हैं वहां पर एक्सप्लोर करते हैं, तो वहां भी हमें नए नए ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है, ठीक है। As stated earlier, there are millions of plants and animals, है ना, बहुत सारे प्रकार के plants और animals है, ठीक है, in the world. We know the plants and animals in our own area by their local names, है ना, local names. These local names would vary from place to place. हाँ, अब देखो, अब जैसे कि तुम बिहार में हो, तो बिहार में किसी पेड़ को कुछ नाम देते होंगे। तुम अगर छत्तीसगढ़ में हो तो वहाँ पे कुछ और नाम देते होंगे, उड़ीसा में कुछ और नाम देते होंगे। तो फिर इसमें दिक्कत क्या होगा, इसमें क्या होगा कि हम जैसे कि मैं कश्मीर गया हूँ, और मैं कश्मीर गया हूँ, और मैं कश्मीर में एक पेड़ को जो मेरे यहाँ लोकल नेम बोलते हैं, मैं उससे क्या बोलते हैं, उस आदमी को पूछ रहा हूँ, क्या उसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, कि वो तो किसी और नाम से जान रहा है ना उस पेड़ को। तो दिस लोकल नेम्स वुड वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इवन विद इन अ कंट्री, जैसे मैं बात किया अभी। प्रोबेबली यू वुड रिकॉग्नाइज द कंफ्यूजन, है ना, तुम कंफ्यूज आओगे। तुम दोनों एक ही चीज की बात कर रहे हो, मगर दोनों का अलग अलग नाम है। दैट वुड क्रिएट इफ वी डू नॉट फाइंड वेज and means to talk to each other to refer to organism we are talking about, है ना। तो ये है कि हम कंफ्यूजन ला सकते हैं अगर हम एक कॉमन नेम नहीं लाएंगे। तो कॉमन नेम लाने के लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड हिसाब का रखना पड़ेगा, वो अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है।